नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विदेशी फंडिंग से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। विदेशी फंडिंग एफसीआरए के तहत रेगुलेट होती है। एफसीआरए का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है। इसे साल 1976 में बनाया गया था और 2010 में इसमें संशोधन किया गया। कोई भी ऐसा गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन जो सामाजिक या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेश से चंदा लेना चाहता है, उसे एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एफसीआरए विदेशी चंदा लेने के लिए इजाजत तो देता ही है, साथ ही विदेश से मिल रहे फंडिंग पर नजर भी रखता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंडिंग मिल रही है उसका उद्देश्य क्या है और क्या वो किसी तरह की आतंकी फंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी जानकारी भी रखना एफसीआरए का काम है। अगर एफसीआरए ने किसी तरह की गलत फंडिंग पाई तो उसे पर्टिकुलर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकता है। तो ये थी बुनियादी जानकारी विदेशी फंडिंग और एफसीआरए पर। पूरी जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ राजेंद्र साहू जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आपका एफसीआरए या विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके आज सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120612793 और 0120612793 दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। विदेशी फंडिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आज आप हासिल करना चाहते हैं तो आप आज सवाल कर सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार एफसीआरए क्यों लाया गया? देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया, एक चीज तो क्लियर है कि दुनिया में हर चीज पैसे से चलती है। तो एफसीआरए एक ऐसा रेगुलेटरी एक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था और आरबीआई ने नहीं लाया था, और ये होम मिनिस्ट्री से गवर्न्ड एक्ट है। इस एक्ट का मेन पर्पस ये है कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल एरिया में या मेडिकल एरिया में या किसी भी सामाजिक कार्यों में है, उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है जो कि गवर्नमेंट भी देती है और उसे बाहर से भी वो फंड्स मिलते हैं। तो इस फंड्स को रेगुलेट करने के लिए कि ये जो फंड्स बाहर से आए हैं फॉरेन से इन लोगों के पास, वो फंड किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, क्या वो फंड किसी टेररिज्म के लिए या किसी गलत चीजों के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा है। इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था 1976 में, लेकिन बेसिकली ये जो एक्ट इनैक्ट हुआ वो 2010 में हुआ, जिसका अभी रिसेंट 2020 में अमेंडमेंट भी किया गया है। तो अगर बड़ा आप इसे बड़े दायरे में देखें तो ये एक ऐसा रेगुलेटरी एक्ट है जो कि फॉरेन से आए हुए पैसे पे एक नजर रखता है कि वो फंड किस लिए यूज किया जा रहा है और क्या कोई गलत गतिविधि के लिए कोई भी एनजीओ जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको यूज तो नहीं कर रही। जी सर, इसको थोड़ा और हम समझना चाहेंगे विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए कि एफसीआरए के तहत विदेशी योगदान या फंडिंग क्या कुछ होती है, किस तरीके से पैसा आता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का काम है लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ताकि वो उसको सामाजिक वे से ठीक कर सके। जैसे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, कोई भी अदर और रिफॉर्म्स हैं, वो गवर्नमेंट का काम। लेकिन एनजीओ भी होती हैं जिन्हें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं, जो कि इन काम को करती हैं और लोगों की सहायता करती हैं। जैसे कि कई एनजीओ हैं जो कि वुमेन के लिए काम करती हैं, कई एनजीओ बच्चों के लिए काम करती हैं, कई एनजीओ एजुकेशन के लिए काम करती हैं और कई एनजीओ मेडिकल के लिए काम करती हैं। तो इन एनजीओ को काम करने के लिए कुछ फंड चाहिए होता है जो कि गवर्नमेंट से तो प्रोवाइड होता ही है, लेकिन वो फंड अलग अलग रिसोर्सेज से भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो जो फॉरेन से जो पैसा आता है, देखिए, जब भी किसी देश की किसी भी चीज की सिचुएशन या उसकी शांति को भंग करना है तो बाहर से पैसा आता है
जो कि टेररिज्म में यूज होता है या अलग गलत गतिविधियों में यूज होता है। तो इस एक्ट का मेन काम यह है कि वो जो पैसा बाहर से कोई भी इनको दे रहा है एनजीओ को, वो एनजीओ का जो पर्पस है वो एनजीओ उसको सॉल्व कर रही है कि नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा टेररिज्म या किसी भी चीज के लिए यूज हो। तो बेसिकली अगर आप इसे बड़े दायरे में देखें तो ये पैसा जो बाहर से आया वो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए जिस काम के लिए आया, और वो काम है वेलफेयर ऑफ द पीपल। जी, विदेशी योगदान कौन प्राप्त कर सकता है, इस बारे में तो सर आपने बताया एनजीओ को ये फंडिंग मिलती है, लेकिन विदेशी योगदान कौन नहीं ले सकता है, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, विदेशी योगदान की एक कैटेगरीज बनी हुई है कि ये लोग इनको नहीं ले सकते। अब बेसिकली अगर आप समझें कि ये ज्यादातर पैसा तब आता है जब इलेक्शन हो, और इसलिए आता है कि ताकि उस इलेक्शन में और किसी भी तरह से गवर्नमेंट को रिग किया जा सके और उन चीजों को, सिचुएशंस को बदला जा सके इस पैसे के जरिए। तो जो लोग जिनको नहीं लिया जा सकता वो एक तो हैं जो कैंडिडेट ये इलेक्शन लड़ रहा है, ये पैसा जजेस को अलाउड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड नहीं है, ये पैसा गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अलाउड नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि कार्टूनिस्ट हैं, एडिटर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं जो कि किसी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के हैं, उनको भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इस पैसे से, अगर देखिए मान लीजिए कोई बाहर से पैसा भेजता है किसी जर्नलिस्ट को या कार्टूनिस्ट को, और वो उस पैसे के वजह से कोई ऐसी न्यूज छापता है जिससे देश की इंटीग्रिटी या देश की सिक्योरिटी पे कुछ फर्क पड़ता है, तो इसीलिए उनको भी इस दायरे से बाहर रखा गया। और जजेस को इसलिए बाहर रखा गया है कि इस गलत पैसे से कोई जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस ना आ सके, कोई गलत ऑर्डर ना लिया जा सके। इन सब के लिए इन लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है ताकि देश की जो इंटीग्रिटी है और सिक्योरिटी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके फॉरेन फंडिंग की वजह से। जी सर, विदेशी योगदान लेने का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको गवर्न करती है। उसने एक्ट बनाया है, तो इस एक्ट के लिए आपको सबसे पहले तो एनजीओ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रजिस्टर होना जरूरी है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनको एक सेपरेट अकाउंट बनाना जरूरी है, जो अकाउंट सिर्फ इसके लिए होगा कि फॉरेन फंडिंग उसमें आ सके। उस अकाउंट की जो रिपोर्ट है वो उन्हें होम मिनिस्ट्री को देनी पड़ती है, और उसमें जो भी फंड आया है उसका इंटीमेशन उनको होम मिनिस्ट्री को देना पड़ता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। उसके बाद इसमें एक सीए से हर साल ऑडिटर के तौर पे ऑडिट होना जरूरी है कि कितना फंड आया और वो फंड किस जगह यूज हुआ, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हुआ या किस जगह हुआ। वो रिपोर्ट हर साल होम मिनिस्ट्री को जाती है ताकि इन सारे फंडिंग की लीगैलिटी को देखा जा सके। सर, अभी आपने बताया था कि कौन फंडिंग नहीं ले सकता है, इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे है कि विदेशी योगदान कब गैर कानूनी हो जाता है और इस दौरान फंडिंग लेने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ एक्शन हो सकता है। देखिए, इसमें अलग अलग सेक्शन में सेक्शन 7 है, सेक्शन 30 है, सेक्शन 37 है, उसमें अलग अलग फाइन हैं। 1 लाख रुपए का फाइन है, 10,000 रुपए का फाइन है, या 10% ऑफ द फंडिंग जो आई है, या 5% ऑफ द फंडिंग को आई है। इसमें सजा 5 साल तक भी दी जा सकती है इन सर्टेन केसेस। लेकिन जो बेसिक आपका क्वेश्चन है कि ये जो फंडिंग बाहर से आती है, इस फंडिंग पे कैसे नकेल कसी जा सकती है, उसको देखने के लिए हर एनजीओ को और हर पर्सन को जो कि उसको ये पैसा दे रहा है, उसको अपना आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट रजिस्टर कराना जरूरी है होम मिनिस्ट्री के साथ, ताकि ये देखा जा सके कि ये फंड कौन दे रहा है, क्या वो इंडिविजुअल किसी और एक्टिविटीज में या देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो ये काम नहीं कर रहा है। जी सर, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है उन एनजीओज के लिए जो एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग चाहती हैं। देखिए, जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं ऐसा नहीं कहता कि सब ये काम करते हैं, लेकिन देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ बनी इस पर्पस के लिए हैं कि वो फॉरेन से पैसा ले सके, क्योंकि एक एनजीओ भी फॉरेन से पैसा मंगा सकती है और अपने उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज करते हुए दिखा सकती है।
यूजली लोग किसी तरह एनजीओ बना के इस फॉरेन फंडिंग को लेने के लिए एनजीओ बनाते हैं। तो ये जो एनजीओ बनी है, उन एनजीओ के लिए काम करना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए उन्होंने वुमेन वेलफेयर के लिए पैसा मंगाया है, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने वुमेन वेलफेयर के लिए कहाँ कहाँ पर, किस जगह और कितना पैसा खर्च किया है। और इसी वजह से इसका ऑडिट होना जरूरी है और इसके लिए होम मिनिस्ट्री की नजर होना जरूरी है। ये जो काला धन, एक तरह से काला धन ही है, क्योंकि बाहर से लोग इसे पैसे को भेजते ही इस पर्पज के लिए हैं कि देश में किसी तरह से कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट किए जैसे कि जिससे कि ये पैसा एक गलत वे से यूज हो, चाहे वो टेररिज्म के लिए यूज हो, चाहे वो इलेक्शन जीतने के लिए यूज हो। ये सारी ये एक्टिविटीज हैं जो कि नॉन सिक्योरिटी एक्टिविटीज है, नॉन पीस एक्टिविटीज हैं, और इस पर नजर रखना जरूरी है और इसीलिए इस पैसे पे गवर्नमेंट की खास नजर रहती है। जी सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, 2022 में एफसीआरए नियमों में बदलाव किए गए थे, ये बदलाव क्या कुछ थे? देखिए, पहले ये होता था कि 2010 के जो नियम थे उसमें आप 50% जो पैसा है, मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपया है एज अ फॉरेन करेंसी किसी एनजीओ के पास, तो उसका 50% वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज कर सकती थी, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए ये दिखा के कि मेरे ऑफिस में ये काम है, हम यहाँ गए, एक्सपेंसेस दिखा के। लेकिन उसमें एक अमेंडमेंट किया गया क्योंकि 50% एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उस अमाउंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो अब उसे 20% कर दिया गया है। और 20% से ज्यादा कोई भी एनजीओ इस फंडिंग को यूज नहीं कर सकती एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। सेकेंडली, अब आधार नंबर, आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है कि विदाउट दैट कोई भी एनजीओ रजिस्टर नहीं होगी, ना ही कोई व्यक्ति जो कि अपना पैसा दे रहा है तो उसे अपना पासपोर्ट या ओआईसी कार्ड, ओसीआई कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तभी जाके वो अपना फंड दे सकता है। और ये लोग फंड तभी ले सकते हैं जब इनके पास आधार नंबर हो। जी। तो ये 2 बेसिक अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं, बाकी चीजें मेरी। जी, और आज हम एफसीआरए को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। आज इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि एफसीआरए की कोई लिमिट होती है क्या एनजीओ को फंड देने के लिए? देखिए, हर एनजीओ का एक पर्पस है, उस पर्पस में उसको कितना डोनेशन चाहिए वो डिफाइंड है। तो देयर इज अ सेपरेट अकाउंट, जिस अकाउंट में ये पैसा आ सकता है, और अगर वो ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इतना पैसा हमें जरूरी था इस सामाजिक कार्य के लिए, तो उसकी कोई एक तरह से लिमिट नहीं है, उतना अमाउंट वो ले सकते हैं। लेकिन उन्हें उसके बारे में डिटेल्स देनी पड़ती है। एफसीआरए में जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और हर एनजीओ का 5 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। आफ्टर 5 years दे हैव टू रिव्यू बाय शोइंग ऑल द अकाउंट्स जो उन्होंने पिछले 5 साल में किए हैं, जो कि हर साल एक तरह से सीए के ऑडिट होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जाता है। जी सर, एक और चीज यहाँ पर समझने की कोशिश आपसे करेंगे। अगर किसी का कोई रिश्तेदार विदेश में रह रहा है, अगर वो भी वहां से फंड भेजना चाहता है, तो क्या वो फंड भेज सकता है? और 1 साल के भीतर कितने लाख रुपए भेज सकता है? ये भी एक सवाल था एक दर्शक का। देखिए, जितना भी कोई भी बाहर से अगर वो फंड भेज रहा है तो उसको अपना, मैंने जैसे बताया, पासपोर्ट या ओसीआई डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल को इस एक्ट के अंदर तो पैसा भेज नहीं सकता। इस एक्ट के अंदर एक एनजीओ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या ट्रस्ट को या सोसाइटी को ही ये एक्ट में सहूलियत है, और उसके लिए उसको रजिस्टर होना जरूरी है, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो पैसा भेज सकता है। अब मान लीजिए किसी ट्रस्ट में से किसी आपको रिलेटिव बाहर से पैसा भेजना चाहते हैं, तो उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही वो पैसा भेज पाएंगे, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर वो इस चीज को जस्टिफाई कर सके कि वो फंड्स उनका लीगल फंड्स है, और उस फंड्स के बारे में यहाँ पर हम वो सारी डिटेल्स दें। और आपको एक और चीज जानना बहुत जरूरी है दर्शकों को, कि एक पैसा जो कि आता है वो बैंक में आता है, हर किसी के बैंक अकाउंट में ही आता है, और बैंक को ये मैंडेटरी है कि वो हर डिटेल्स को वो शेयर करें होम मिनिस्ट्री के साथ। जी। तो अगर कोई भी ये सोचता है कि मैं इन चीजों को हाइड कर सकता हूँ या इलीगल पैसे को बाहर से मंगा सकता हूँ,
जैसे कि एक्ट है, पीएमएलए एक्ट है, मनी लॉन्ड्री एक्ट है, वहां पर पैसा ब्लैक मनी की तरह यूज होता है, लेकिन ये तो एक व्हाइट मनी है जो कि डायरेक्ट बैंक में ही आएगा जी। तो आपकी बैंक की एक डिटेल्स वहां पर जाएंगी और आपका सारी डिटेल्स होंगी, तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि चीटिंग में कोई रास्ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी आज के विषय में देने के लिए। और इसी के साथ खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।